हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज हम शुरू करने वाले हैं आपके बिजनेस स्टडीज का थर्ड चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसको हम वन शॉट कवर करने वाले हैं। देखो, हम वन शॉट जितने भी मैंने वन शॉट कवर किए और आगे भी वीडियोस जो आ रहे हैं वो सारे आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वन शॉट है, आपको क्विक वीडियो चाहिए और उसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर हम क्लियर करा के देंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियरी होगा और कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर एग्जाम्पल से ही होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने एग्जाम्पल्स बना के आपको एक्सप्लेन करें उतना ही बेटर रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास, ये वन शॉट वीडियो एग्जाम्पल के साथ। और बने रहिए, अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को फटाफट जाके सब्सक्राइब करो। और भी वन शॉट वीडियोस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बोर्ड के प्रीवियस ईयर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने उसके वीडियोस बनाए हैं, चैप्टर वाइज बनाए हैं, ताकि आपको मैक्सिमम कंटेंट हम प्रोवाइड कर सके, है ना। आपको इधर उधर से जगल करने की जरूरत ना पड़े, तो वो भी आप हर एक चैप्टर के बाद, वन शॉट के बाद हमने वो अपलोड किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो उसको भी जाके देख सकते हो, उसको बना सकते हो। ठीक है, वो रखो, उसको नोट डाउन करो, उसको बार बार रिवाइज करो, ताकि आपकी बोर्ड की तैयारी अभी से हो जाए। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम लोगों ने लिया है, तो इंट्रोडक्शन या कॉन्सेप्ट सबसे पहला क्वेश्चन या पहला टॉपिक होता है, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस का नाम, सॉरी चैप्टर का नाम क्या है, ठीक है, उसका मतलब क्या है वो हमें पता होना जरूरी है। इसलिए हर एक चैप्टर का पहला क्वेश्चन या पहला कॉन्सेप्ट होता है हमारा इंट्रोडक्शन, और उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है वो एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल है, आपको बहुत लिखा हुआ लिख रहा होगा, लेकिन ये छोटा सा एकदम क्रिस्प एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है। क्या लिखा है, इमेजिन अ रिक्शा पुलर चंदू who meet with an accident and lost his livelihood. Instead of giving up, he noticed women struggling to grate gooseberries for laddu and thought, why not invent a machine that makes their work easy. तो एक चंदू नाम का एक इंसान है जो रिक्शा पुलर है। ठीक है, रिक्शा चलाता है, जो साइकिल रिक्शा होती है, जो वो लोग खुद पुल करते हैं, वो रिक्शा वो चलाता था। लेकिन कुछ एक्सीडेंट में उसका लाइवलीहुड चला गया, मतलब मे बी उसके पैर चले गए या कुछ ऐसी दिक्कत हो गई कि वो अभी रिक्शा नहीं चला सकता। लेकिन उसने क्या किया, गिव अप नहीं किया। उसने क्या किया, सोचा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो हमारी सोसाइटी को भी हेल्प करेगा और मुझे लाइवलीहुड भी मिल जाएगा, मुझे कोई काम भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने नोटिस किया कि जो औरतें होती है वो गूसबेरीज को ग्रेट करने में बहुत उनको दिक्कत होती है। ठीक है, अगर वो लड्डू बना रही है तो गूसबेरीज उनको लगते हैं, ठीक है, उसमें लड्डू में डालने के लिए और उसको ग्रेट करने के लिए उन्हें दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा और उसने इन्वेंट की छोटी सी मशीन जो उनका काम, वो औरतों का काम इजी कर देंगी। ठीक है, वो लड्डू के लिए जो गूसबेरीज वो ग्राइंड कर रहे हैं, क्रश कर रहे हैं, वो मशीन के थ्रू करेंगे तो ज्यादा इजीली हो जाएगा। With very little money and education, चंदू built a multi-purpose food processing machine. तो बहुत ज्यादा कम इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, उसने एक मशीन बनाई। ठीक है, उसके पास इन्वेस्टमेंट भी कम थी, पैसे भी कम थे और उसके पास इतनी एजुकेशन भी नहीं थी, वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन स्टिल उसने एक छोटी सी मशीन बनाई जो फूड प्रोसेसिंग मशीन है। ठीक है, जहाँ पे आप अलग अलग मल्टीपर्पज, मतलब अलग अलग चीजों को भी ग्राइंड कर सकते हो, सिर्फ गूसबेरीज ही नहीं। दिस स्मॉल इनोवेशन नॉट ओनली improved women's life but also created business opportunity. तो ये जो उसने इन्वेंट किया उसकी वजह से वुमेन को तो हेल्प हुई। ठीक है, जो बाहर वुमेन थे उनको भी तो मदद हुई कि हाँ ठीक है, ऐसे कोई मशीन आ गई है, इससे हमारा काम इजी हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा वो उसको खुद को भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक है, और भी लोग उसको देख के इंस्पायर हो सकते हैं, आप भी उसको देख के इंस्पायर हो सकते हैं, मैं भी उसको देख के इंस्पायर हो सकती हूँ। ठीक है, वो हमें भी मोटिवेट कर रहा है कि उसका एक्सीडेंट होके वो अभी उसने बिल्कुल भी डिमोटिवेट वो नहीं हुआ और उसने सोचा कि मैं क्या बेटर कर सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। उसने गिव अप नहीं किया। और हम छोटी छोटी चीजों को लेके गिव अप करने लग जाते हैं, गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी सामने, ठीक है, उसको आपको और स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक है, अभी चंदू को ये जो प्रॉब्लम आई उसके वजह से, अगर ये प्रॉब्लम नहीं आती तो वो शायद जिंदगी में रिक्शा ही चला। ठीक है, वो सोचता ही नहीं कुछ और। तो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो अगर जब भी वो एक्सीडेंट हुआ तभी उसने सोचा कि अब मैं तो रिक्शा नहीं चला सकता, तो मैं क्या करूं। तभी उसने अपना दिमाग लगाया है और सोचा और उसने ये जो मल्टीपर्पज फूड प्रोसेसिंग मशीन है वो बनाई। ठीक है, दिस इज हाउ द बिजनेस एनवायरमेंट, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज इन्फ्लुएंसेस बिजनेस सक्सेस। तो इसको कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, कि हमारी सोसाइटी, ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या है, इकोनॉमी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सारी चीजें हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है।
ठीक है। इनके वजह से, है ना, इनको ध्यान में रख के हम चीजें करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। कोई भी बाहर की चीज हमारे एनवायरनमेंट में जो चीज हो रही है वो बाहर की हो गई ना, हमारे बिजनेस के बाहर की चीज, वो एनवायरनमेंट की चीज, जो भी चीज होती है वो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती है, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि चंदू ने कैसे सोसाइटी के बारे में सोचा, ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, ठीक है। अभी वो जो बिजनेस स्टार्ट करे इसलिए वो इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा और गवर्नमेंट सपोर्ट भी उसको मिलता है। आगे आप पढ़ोगे कि उसको गवर्नमेंट 25,000 रुपीज की हेल्प करती है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा बेटर कर सके, ठीक है, और ज्यादा सेल्स कर सके और उसमें और उसको जो भी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी उसका इस्तेमाल कर सके, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, सारे जो फैक्टर्स है उसके वजह से ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, हमारे जो बिजनेस है उसको बिजनेस एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। फिर चंदू सक्सेस वाज नॉट शेप्ड बाय हिज बिजनेस एनवायरनमेंट, सॉरी, was shaped by his business environment, ठीक है। सोशल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल, सोशल फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, इकोनॉमिक फैक्टर्स और गवर्नमेंट सपोर्ट। तो सोशल फोर्सेस क्या कहता है, डिमांड फॉर इजी प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स। तो सोशल फोर्सेस क्या बता रहा है चंदू की एग्जांपल में कि यहाँ पे फ्रूट्स को इजीली प्रोसेस करने के लिए डिमांड है, ठीक है। मतलब कोई चीज या कोई छोटी सी मशीन की डिमांड है जिससे फूड जो है वो इजीली प्रोसेस हो सके, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, यूज ऑफ मशीन इंस्टेड ऑफ मैनुअल ग्राइंडिंग। तो मैनुअल ग्राइंडिंग में बहुत टाइम लगता है और एनर्जी भी लगती है, उससे बेटर अगर हम लोग कोई मशीन का इस्तेमाल करें तो जल्दी ग्राइंड हो जाएगा। तो ये भी उसने डिकोड कर लिया कि ये टेक्नोलॉजिकल फोर्स की जरूरत है, ठीक है, सोसाइटी को, और ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर, स्मॉल बिजनेसेस कुडंट अफोर्ड कॉस्टली मशीन, सो ही डिजाइन्ड अ लो कॉस्ट वन। तो जो छोटे छोटे बिजनेसेस है, जो इंडिविजुअल, जो घर पे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादा एक्सपेंसिव, इतने छोटे काम के लिए ज्यादा एक्सपेंसिव मशीन खरीदेंगे नहीं, तो इसीलिए उसने क्या किया, ऐसे लो कॉस्ट मशीन को डिजाइन की कि कोई भी इजीली खरीद लेगा, ठीक है। फिर गवर्नमेंट सपोर्ट, फंडिंग हिम ₹25,000 हेल्प हिम क्रिएट प्रोटोटाइप्स। तो प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए गवर्नमेंट ने उनको हेल्प किया कि 25,000 ले लो और आप प्रोटोटाइप्स बनाओ ताकि आपका जो बिजनेस है वो और ग्रो करे, ठीक है। लाइक चंदू, एवरी बिजनेस इज सराउंडेड बाय फोर्सेस आउटसाइड इट्स कंट्रोल। तो जैसे चंदू के केस में सारे ऑर्गेनाइजेशन में, सारे बिजनेसेस, ये जो एनवायरमेंट है, ठीक है, ये जो जिससे वो सराउंडेड है, ठीक है, उन सारे फोर्सेस उनके कंट्रोल के बाहर है, ठीक है। ये जो एनवायरमेंटल जो फोर्स होता है और ये डायनेमिक होता है, ये चेंज होते रहता है और ये बिजनेस के हाथ में नहीं होता, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। जो भी एनवायरमेंट के फोर्सेस होते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट में जो भी डायनेमिक चेंजेस होते हैं उसको हमें फेस करना ही पड़ता है। कभी कभी बिजनेस के लिए काफी फायदेमंद रहते हैं, कभी कभी बिजनेस के लिए वो बहुत ज्यादा थ्रेट बन जाते हैं और बिजनेस को उस चीजों को लेके टैकल करना पड़ता है कि अब हम क्या करें और क्या बेटर हम लोग कर सके, ठीक है। तो यही वो बता रहे हैं। तो कस्टमर्स, कंपिटिटर्स, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, लॉज एंड सोसाइटी टुगेदर, दिस इज कॉल्ड द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये जो सारे लोग हैं, ठीक है, हम लोग इनको बिजनेस के इंटरेस्ट ग्रुप्स भी कहते हैं, ठीक है, कि बिजनेस को ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं, ठीक है। कस्टमर ने अगर, और एग्जांपल देती हूँ कि कस्टमर ने, अगर आपका बिजनेस है छोटा मोटा जो भी है, कस्टमर ने बोला कि नहीं अभी तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और ऑप्शन ट्राई करते, कुछ और अल्टरनेटिव देखते, और ये जब मैक्सिमम कस्टमर सोचने लग जाते तो ट्रेंड चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, स्पेशली ये देखो अगर आपका बिजनेस है क्लोथिंग वगैरह का, तो जैसे आप देखोगे कि जो बड़े बड़े जूडियो है, ठीक है, या फिर मैक्स है, या जो भी ब्रांड्स है, वो क्या करते हैं, जो भी उनका प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको ट्रेंड के हिसाब से चेंज करते जाते हैं, ठीक है। जो भी उनके क्लोथिंग आइटम्स होते हैं वो ट्रेंड के हिसाब से चेंज करते हैं। जैसे ही मार्केट में ऐसे डिमांड आता है कि कस्टमर्स को ये प्रकार के कपड़े चाहिए या वो प्रकार के कपड़े चाहिए, तो वैसे ही वो चेंज करने लग जाते हैं, क्योंकि कस्टमर की वजह से ही उनका बिजनेस चल रहा है। अगर कस्टमर्स कल को देखेंगे कि हम जो डिमांड कर रहे हैं वो इसके पास नहीं है, तो कस्टमर्स नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जो बाहर के लोग हैं, एनवायरमेंट के लोग हैं, जैसे कस्टमर्स, कंपिटिटर्स, ठीक है, गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी, इनकी वजह से हमें बिजनेस में चेंजेस करने पड़ते हैं, तो उसको कहते हैं एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा।
तो कंटिन्यू करते हैं हम, पहले इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो और फिर हम आगे की चीजें कंटिन्यू करते हैं, आगे की कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करते हैं। पॉज कर लो, इसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ओके क्लास, तो कंटिन्यू करते हैं। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड कॉन्सेप्ट है फीचर्स क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट के। इसमें भी हमने एग्जांपल्स लिखने की कोशिश की है, क्योंकि एग्जांपल्स से मैक्सिमम आपको समझेगा और आप सेम एग्जांपल्स पेपर में लिख सकते हो या फिर इसको समझ के खुद के एग्जांपल्स बना के एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, हर जगह से एक्सटर्नल फोर्स ही है। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल फैक्टर्स आउटसाइड द बिजनेस लाइक कस्टमर्स, कंपिटिटर्स, गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। जैसे हमने थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट है ये जो सारी चीजें जो है आउटसाइड, फैक्टर्स ऑफ आउटसाइड को इंक्लूड करती है, जिसमें सारे चीजें आते हैं, कस्टमर्स, कंपिटिटर्स आते हैं, गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और सोसाइटी, ये सब कुछ आता है। सेकेंड है इंटर रिलेटेडनेस, वन चेंज इफेक्ट्स अनदर। फॉर एग्जांपल हेल्थ awareness, social increases demand for sugar free products, economic plus technologically। तो एक अगर कुछ चीज चेंज होती है तो उसका इफेक्ट किसी और चीज पे भी होता है, ये हमें इंटर रिलेटेडनेस बताता है, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोगों ने लिया है कि जैसे अगर मार्केट में, सोसाइटी में ऐसे अवेयरनेस आई कि सब लोग अभी फिटनेस के पीछे है, सब लोग जिमिंग करेंगे, सबको अभी ऐसी चीजें चाहिए, हेल्थी चीज चाहिए, तो सब लोग शिफ्ट करते हैं, मतलब जो मार्केट है, जो ऑडियंस है, जो कस्टमर्स है, वो शिफ्ट करते हैं शुगर फ्री प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। शुगर फ्री बिस्किट्स, ठीक है, डाइजेस्टिव बिस्किट है ना, शुगर फ्री, बाकी जो भी स्नैकेबल आइटम्स होते हैं वो सब कुछ शुगर फ्री चाहिए, ठीक है। तो अगर शुगर फ्री चाहिए है तो सोशल, मतलब सोसाइटी चेंज कर रही है, अवेयर हो रही है, इसलिए चेंज कर रही है, और उसके वजह से इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल, मतलब अभी शुगर फ्री चीजें बनाई जाएंगी मार्केट में, ठीक है, ज्यादा मार्केट में सेल करेंगे। अभी आप देखोगे तो हर एक जो बिस्किट का ब्रांड है उसका कोई ना कोई शुगर फ्री का एक अलग वेराइटी, एक अलग प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब एक अलग वेराइटीज जो होती है, ठीक है, क्रीम बिस्किट्स हो गए या ऐसे ही कुकीज हो गए नट्स वाले, तो उसके साथ एक डाइजेस्टिव बिस्किट या फिर एक शुगर फ्री बिस्किट भी हर एक ब्रांड का है। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो फिटनेस के पीछे है ना, जो बहुत सारे ऐसे योगासना करते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज करते हैं कि वो फिट हो सके, ठीक है। तो इसीलिए जो बिजनेसेस है, ठीक है, वो सोचते हैं कि हम टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का यूज करें, ठीक है, जिसके वजह से हम जो सोशल नीड्स है उसको पूरा कर सके। तो एक इफेक्ट होता है तो वो किसी और चीज को भी इफेक्ट करने लग जाता है, ठीक है। फिर डायनामिक नेचर, इट कीप्स चेंजिंग, न्यू टेक्नोलॉजी, शिफ्टिंग कस्टमर टेस्ट, न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी। तो डायनेमिक नेचर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है ना वो डायनेमिक होता है, ठीक है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है, कि आज कुछ एक डिमांड है, एक नीड है, तो कल को कुछ और ही होगा, ठीक है, तो कल को चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहले ऐसे नहीं होता था, कुछ डिकेड्स पहले एक ही पर्टिकुलर किंग होता था, एक समझो एक प्रोडक्ट है, बिस्किट है, उसका पार्ले जी, पहले पार्ले जी बहुत फेमस था, आप सबको पता है कि पार्ले जी ही होता था, ज्यादा बिस्किट्स की वेराइटीज नहीं थे, ऑप्शन नहीं थे, तो पब्लिक के पास, कस्टमर्स के पास ऑप्शंस ही नहीं थे, एक प्रोडक्ट जो मिल रहा है उसको खरीद लेते थे। धीरे धीरे बिस्किट्स के और ब्रांड्स आने लग गए, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे तो कस्टमर के पास बहुत ऑप्शन है, ठीक है। अभी अगर मैं नाम लेने बैठ जाऊं तो पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन नाम खत्म नहीं होंगे, इतने ऑप्शन है, राइट, इतने ब्रांड्स है। तो इसीलिए कस्टमर्स के साथ ऑप्शन होने की वजह से डिमांड काफी शिफ्ट होती रहेगी, क्योंकि उनके पास वेराइटी ऑफ चॉइसेस है, ठीक है। तो इसीलिए डिमांड अगर चेंज होगी तो उस हिसाब से वो जो भी कंपनी है उसको खुद की चीजें चेंज करनी पड़ती है, यही यहाँ पे बताया, इट कीप्स चेंजिंग, न्यू टेक्नोलॉजी, शिफ्टिंग कस्टमर टेस्ट, न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी। तो ये चेंज होते रहता है, ठीक है। फिर है अनसर्टेनिटी, नो वन कैन फुल्ली प्रिडिक्ट फ्यूचर चेंजेस लाइक सडन पॉलिसी शिफ्ट्स, एग्जांपल डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था, है ना, जो नोट वगैरह बंद हुए थे, 500 के नोट वगैरह, तो उसका एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने लिया है। तो यही है कि क्या होने वाला है आगे, फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या चेंजेस आ सकते हैं, है ना, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में, वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अगर जो भी एनालिस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, जो रिसर्च करते हैं, जो कुछ ना कुछ फ्यूचर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, वो भी 100% एस्टिमेट नहीं कर सकते कि क्या चेंजेस आएंगे फ्यूचर में, ठीक है। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, जैसे कोविड आ गया था, और कोविड के वजह से सारे ही बिजनेसेस में बहुत सारे चेंजेस हो गए थे, ठीक है। जो डाइनिंग वाले रेस्टोरेंट थे वो तो बंद होने आए थे, तो उन्होंने डिलीवरी में शिफ्ट किया, है ना, डाइनिंग में, जहाँ पे आप रेस्टोरेंट में जाके बैठ के खाते। अगर कोविड है तो लोग बाहर ही नहीं जा रहे,
ठीक है। तो रेस्टोरेंट्स तो चल ही नहीं पा रहे थे, तो फिर इसलिए उन्होंने डिलीवरी वगैरह शुरू किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एनवायरमेंट चेंज हुआ तो उसके हिसाब से खुद भी चेंज हुए, खुद को भी अडाप्ट किया, ठीक है, खुद से भी अडाप्ट किया जो भी चेंजेस है उसको, और उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे उस पर काम कर सकते हैं कि हमारे लॉसेस ना हो, उस पर बिजनेसेस काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बता रहे कि अनसर्टिनिटी होती है काफी, कि पता नहीं होता कि क्या फ्यूचर में चेंजेस होंगे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। फिर है कॉम्प्लेक्सिटी। Many forces act together, making it tough to measure their impact individually. तो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, कभी कभी अभी इतने सारे फैक्टर्स हैं तो कभी कभी ये सारे फैक्टर्स एक साथ ही इफेक्ट करने लग जाते हैं, ठीक है। समझो कि कोई लॉ हो गया नया जो हमें फॉलो करना है, हमारे बिजनेस पे लगता है वो लॉ, तो हमें वो फॉलो ही करना पड़ेगा। कोई गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आ गई है ना, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई जो हमारे कस्टमर्स ने पर्टिकुलरली अडाप्ट कर ली है, सॉरी हमारे कॉम्पिटिटर्स ने अडाप्ट कर ली है लेकिन हम नहीं कर पाए अभी तक, हमें भी करनी पड़ेगी, या फिर कस्टमर्स हमारे कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो फिर वो टेक्नोलॉजी भी अडाप्ट करनी है, ठीक है। सोसाइटी भी कुछ ना कुछ हमसे डिमांड कर रही है कि हमें ये चाहिए तो हमें ये सप्लाई करो, ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, कोई तो लेक्चर में मैंने एग्जांपल दिया था कि जो डाइंग कंपनीज है, ठीक है, वो जब डाई बेच रहे थे तभी कस्टमर्स ने डिमांड किया उनके पास कि हमें विदाउट ब्लीच वाला डाई मतलब जो हेयर डाइज होते हैं, ठीक है, तो विदाउट ब्लीच वाला हेयर डाई सजेस्ट करो, क्योंकि उसमें ब्लीच होता है तो उसके वजह से, ब्लीच करने की वजह से हमारे बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं। तो अगर हमें नेचुरल डाइज और अलग अलग कलर्स अगर मिलेंगे तो हम ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियरी हो जाएगा। तो इस पे रिसर्च किया डाइंग कंपनीज ने, और एक्चुअल में अगर आप मार्केट में देखोगे तो विदाउट ब्लीच वाले डाइज आए हैं जो बहुत अच्छे से 3-4 महीने तक सस्टेन करते हैं, और उनकी जो प्राइस है वो भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं है, ठीक है, मिनिमली है। तो ऐसे ही बिजनेसेस टैप करते हैं, देखते हैं कि कस्टमर क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, क्या उनके प्रॉब्लम्स है जो हम सॉल्व करें, और बिजनेसेस उनका सोल्यूशन लेके आ जाए, ठीक है, और तभी ही कस्टमर्स उनको परचेज करते हैं, बाय करते हैं। तो यही यहाँ पे बताया गया है, जहां पे बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स जो है वो एक साथ अगर आपके ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं, जैसे कंपटीटर्स भी कुछ इम्पैक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी साथ में इम्पैक्ट कर रही है, इकोनॉमी इम्पैक्ट कर रही है, साथ में अगर इम्पैक्ट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, आप एक साथ इतनी सारी चीजों को टैकल नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, रिलेटिविटी। इट डिफर्स अक्रॉस कंट्रीज एंड रीजन्स। फॉर एग्जांपल, sarees have huge demand in India but almost none in France. रिलेटिविटी बताता है कि जैसे कि एक एग्जांपल लिया है, एक कंट्री में जो हो रहा है वो सेम दूसरे कंट्री में नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे साड़ी का एग्जांपल है, साड़ी हमारे कल्चर का पार्ट है, इंडिया के कल्चर का पार्ट है, इसलिए हमारे कंट्री में साड़ी की बहुत डिमांड है, ठीक है। अलग अलग वेराइटीज की साड़ी हमारे कंट्री में बनती है और बहुत अच्छे सेल्स होते हैं साड़ी के। लेकिन वही अगर आप फ्रांस में जाओ तो हार्डली कुछ साड़ी की सेल होगी, ठीक है, क्योंकि वहां पे उनका कल्चर ही नहीं। तो यही रिलेटिविटी कहती है हमें कि हर जगह पे जो डिमांड होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है, उस जगह के हिसाब से डिमांड फर्दर चेंज होती रहती है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट। फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के वजह से जो स्मार्ट बिजनेसेस होते हैं वो पहले अपॉर्चुनिटी को एनालाइज कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा है, स्मार्ट बिजनेसेस स्पॉट चेंजेस अर्ली। एग्जांपल, मारुति उद्योग सॉ राइजिंग फ्यूल प्राइसेस एंड मिडिल क्लास ग्रोथ in 1980s and they launched small cars, soon became market leader. तो अब कितना अच्छा एग्जांपल है ये समझने के लिए कि मारुति उद्योग जो था, ठीक है, 1980s की बात है कि मारुति उद्योग जो था उन्होंने देखा कि पेट्रोल के जो रेट्स है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, पेट्रोल के जो रेट्स है, फ्यूल्स के जो रेट्स है, बेसिकली सिर्फ पेट्रोल नहीं, वो क्या हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, और मिडिल क्लास की जो ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंक्रीज हो रही है, ठीक है। लेकिन उनको पता है कि मिडिल क्लास जो है वो ज्यादातर अपने मतलब ज्यादा खर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, छोटी कार्स को लॉन्च किया, स्मॉल कार्स को लॉन्च किया जो कम पैसे में बिक जाएंगी और वो मिडिल क्लास खरीद लेंगे और वो उस फ्यूल को डाल के उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या नोटिस किया कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर की जो मिडिल क्लास है वो भी अभी ग्रो करने लग गया है, थोड़ा बहुत ग्रो कर रहे हैं, तो ये दूसरा फैक्टर। तभी उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि नहीं, अगर हम लोग छोटी कार को बनाएंगे और सेल करेंगे तो मिडिल क्लास लोग भी परचेज कर पाएंगे, ठीक है, वो लोग भी अफोर्ड कर पाएंगे और वो फ्यूल को डाल के उस कार को चला सकते हैं। तो ये उन्होंने नोटिस किया
और उन्होंने लॉन्च की स्मॉल गर्ल और उसके वजह से वो बन गए, उस टाइम पे वो मार्केट लीडर बन गए थे। फिर early warning of threats. Businesses can prepare in advance. For example, Indian companies improve quality and pricing when foreign MNCs enter the market. तो early warning threats, तो पहले ही businesses जो है वो alert हो जाते हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े businesses होते हैं, large scale businesses, वो हर जगह पे ध्यान देते हैं, इसलिए उनके multiple departments होते हैं, divisions होते हैं और हर जगह पे बहुत सारे employees होते हैं। हर जगह पे वो ध्यान देते हैं कि कोई threat तो नहीं आ रहा, कहीं से कोई opportunity तो नहीं आ रही हमारे business environment से। तो अगर कुछ थ्रेट आती है, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स अगर हमें मिलते हैं, तो बिजनेसेस उसका फायदा उठाती है, उसका एडवांटेज उठाती है और क्या करती है कि फटक से उस जो भी थ्रेट आ रहा है उसको चेंज करने या उसको टैकल करने की कोशिश करने लग जाती है। एग्जाम्पल में हमने लिखा है कि इंडियन कंपनी जो है उन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है उसको इंक्रीज किया, ठीक है, उसको इम्प्रूव किया और उसकी जो प्राइसिंग है उसको भी और बेटर बनाया कि मतलब कॉस्ट फ्रेंडली हो जाए लोगों के लिए। क्यों, कब किया उन्होंने ऐसा? जब एमएनसीज जो है, फॉरेन एमएनसीज मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज, जो बाहर की कंट्रीज की कंपनीज है, वो जब हमारे कंट्री में आई तभी उन्होंने ये सारी चीजें की, क्योंकि उनको पता है कि वो कंपनीज हमारे कंट्री में आएंगे तो लोग उनके पास ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले लो मैकडोनल्ड्स का, ठीक है, मैकडोनल्ड्स एमएनसी है जो दूसरी कंट्री की है, फॉरेन कंट्री की कंपनी है, जो बहुत लोग उसको पसंद करते हैं, लेकिन हमारे जो लोकल्स है, ठीक है, अभी बहुत सारे लोकल्स है जो छोटे छोटे स्नैकेबल्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो बर्गर्स, फ्राइज वगैरह ये सारी चीजों को सेल करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कंपैरेटिवली मैकडोनल्ड्स अपनी टेस्ट को बेटर करने की कोशिश करते हैं, अपने प्राइजेस को थोड़ा कम रखते हैं ताकि लोग वहां ना जाके यहाँ पे आए हमारे पास, ठीक है। तो ये ऑलरेडी वो क्या करते हैं, पता होने की वजह से थ्रेट वो लोग एनालाइज करके अपने आप को, अपने कंपनी को, अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करते हैं, ठीक है। फिर टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, फाइनेंस, रॉ मटेरियल, स्किल्ड लेबर्स एंड ऑल कम फ्रॉम दी एनवायरमेंट, सो इट हेल्प्स बिजनेस शॉर्ट इफेक्टिवली, ठीक है। तो क्या होता है, हमारे जो सारी चीजें जो है जो हम अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं वो सारी एनवायरमेंट से ही आती है, ठीक है। अगर कस्टमर्स होंगे ही नहीं तो हमारा प्रोडक्ट परचेज कौन करेगा, तो बनाने का फायदा ही क्या है, ठीक है। कंपटीटर्स होंगे नहीं तो हम लोग एकदम आलसी जैसे बैठे रहेंगे, मेरा कंपटीटर ही नहीं, मैं ही हूँ मार्केट का किंग, तो कैसे भी बनाओ, मुझे भी बेचो, कस्टमर को मेरे से ही खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपटीटर्स भी होना जरूरी है, कस्टमर्स को होना भी जरूरी है, सप्लायर्स को होना जरूरी है, ठीक है, गवर्नमेंट को होना जरूरी है। तो ये जो सारे लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, हमारे एनवायरमेंट में, वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो ये जो सारे रिसोर्सेज है हमें, ठीक है, वो हमें उनसे मिलते हैं, ये बिजनेस को पता है एनालाइज होने लग जाता है, ठीक है। वो ये जान लेते हैं, पहचान लेते हैं कि नहीं, इनके वजह से मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट्स है, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, और इसको फटाफट नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट निकाल लो, और हम कंटिन्यू करते हैं आगे के पॉइंट्स के साथ। ओके, तो 3 पॉइंट्स बचे हैं हमारे, वो कवर कर लेते हैं। क्या है, कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस, with fast changing technology, competition and customer expectations, businesses must adapt or risk failure। तो ये जो जैसे हमने बताया कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है, क्या होता है कि वो बिजनेसेस को हेल्प करता है बताने में कि ये चेंजेस हो रहे हैं, रैपिड चेंजेस मतलब फास्ट चेंजेस हो रहे हैं, तो आप इनके साथ कोप कर लो। तो ये सारी जो फैक्टर्स है वो बिजनेस को बताती रहती है, अलार्म जैसे बताती रहती है कि ये चेंजेस हो रहे हैं, तो आप भी इसके साथ चेंज करो, आप इसको अडॉप्ट करो। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, चेंजिंग टेक्नोलॉजी और एडवांस होती जाती है ना, कंपटीशन आता रहता है, जैसे हमारे कंपटीटर ने और कोई अच्छा ब्रांड लाया, ठीक है, और फिर हमें भी काम करना पड़ेगा, सॉरी, और कोई अच्छा प्रोडक्ट लाया, ठीक है, और कुछ वेराइटी में कुछ लाया जो डिमांड है मार्केट में जिसकी, तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा, तो कंपटीशन भी काफी होती है। कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, जो मैंने बहुत रिपीटेटिवली बताया कि कस्टमर्स की जो नीड्स, डिमांड्स, प्रेफरेंसेस, चॉइसेस होती है वो चेंज होती रहती है, और उसके वजह से उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हमें बहुत ज्यादा उस पर काम करना पड़ता है, चीजों को टैकल करना पड़ता है ताकि हम उनके एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सके। बिजनेस मस्ट अडॉप्ट और रिस्क फेलियर, तो मैंने बार बार बोला है कि बिजनेसेस को ये सारी चीजों को अडॉप्ट करना पड़ता है, ठीक है। अगर अडॉप्ट नहीं करती है तो उनको ये रिस्क होता है फेलियर का, ठीक है। अगर नहीं करेंगे अडॉप्ट तो नीचे रहेंगे, लॉसेस में जाएंगे, फेलियर को एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये हमें बिजनेस एनवायरनमेंट बताता है,
ठीक है, तो ये इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर है प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अ डीप स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट हेल्प्स इन सेटिंग स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। तो मैंने जैसे बोला है बहुत बार कि जो लार्ज स्केल या फिर मिडिल स्केल के भी ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, जो भी उस बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, डिविजन्स होते हैं, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं जो प्लानिंग तो यूजुअली टॉप जो लीडर्स होते हैं, ठीक है, टॉप मैनेजर्स होते हैं, वो प्लानिंग करते हैं और एग्जीक्यूशन का काम उनके नीचे वाले जो मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, वो करते हैं। तो यूजुअली जो प्लानिंग होती है या पॉलिसी फॉर्मुलेशन होती है वो बिजनेसेस में किया जाता है। क्यों? ताकि वो स्टडी कर सके बहुत सारे स्ट्रैटेजीज को, ठीक है, पॉलिसीज और लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सके। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस ये सारी चीजों को टैकल करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए बहुत सारे पॉलिसीज बनाते हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, एनालाइज करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में और हम कैसे और बेटर बन सकते हैं इस मार्केट में। तो ये सारी चीजें कौन करता है, बिजनेस करता है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट कि ये वो बताता है कि ओके ये प्लानिंग आप करो, स्ट्रैटेजीज बनाओ, ठीक है, तो ही आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो और फिर धीरे धीरे एक्सपांड और ग्रो भी कर सकते हैं। फिर इम्प्रूव परफॉर्मेंस। रिसर्च शो कंपनीज दैट constantly monitors and adapt to environment like Infosys, Reliance perform better in the long run। तो इम्प्रूव परफॉर्मेंस, तो ये रिसर्च करके बताया है कि जो कंपनीज होती है जो कॉन्स्टेंटली अपने बिजनेस को मॉनिटर करती रहती है, जैसे मैंने बताया कि हमेशा हर एक डिपार्टमेंट के लोग, हर एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज, डिवीजन के एम्प्लॉयज, उसके नीचे के एम्प्लॉयज हमेशा अपने काम में बहुत अच्छे से करते हैं कि ओके ये भी ध्यान देना है, इसको भी ध्यान देना है, ये भी फैक्टर को ध्यान देना है, वो भी फैक्टर को ध्यान देना है, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, आइडियाज लगाओ, है ना, इनोवेशन लाओ बिजनेस में। तो वो जो सारे कंपनीज है जो ये सारी चीजें रेगुलरली कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहते हैं, इसके ऊपर ध्यान देते हैं, वो एक्चुअल में इस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने की वजह से बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए हैं और लॉन्ग रन तक सरवाइव कर पाए। ठीक है, बिजनेस कोई 1-2 साल का खेल नहीं होता, आपको बहुत साल तक इसको चलाना होता है, ठीक है, और बड़ा कराना होता है और एक्सपांड करना होता है। कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस इसलिए शुरू नहीं करता कि ठीक है यार 2 साल के बाद बंद कर दूंगा, नहीं, मुझे सर्वाइव करना है बिजनेस में पहले और फिर मुझे ग्रो करना है, एक्सपांड करना है। तो बहुत सारे जो बड़े बड़े जैसे इन्फोसिस, रिलायंस जैसे कंपनीज है वो यही करती है। ठीक है, मार्केट को एनालाइज करती है, सारे फैक्टर्स को एनालाइज करती है और उस हिसाब से चीजों को अडॉप्ट करती है और अपने में चेंजेस लाती है ताकि वो कस्टमर्स के डिमांड्स को पूरा कर सके। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट हमने आज की वीडियो में कवर किया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो वीडियो को फटाफट से लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करो ताकि वो भी ये सारे नोट्स को लिख सके। हम लोगों ने वन शॉट में भी आपके लिए कंटेंट लिख के लाया है, मैं भी वेब डायग्राम्स वगैरह बना के, चार्ट बना के आपको एक्सप्लेन कर सकती थी, लेकिन जितना मैं आपको एग्जांपल्स दूं, जितना मैं आपको रिटर्न नोट्स दूं, उतना वो आप भी लिख पाओगे, आप सेम ऐसे बना पाओगे। कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो रहा है साथ साथ में, लेकिन आपको लिखा हुआ मटेरियल जब मिलता है ना, एग्जाम्पल्स जब मिलते हैं, तो वो आपके पेपर को और बेटर बनाता है, आपके लिए बहुत ज्यादा इजी करके देते हैं हम लोग कंटेंट, ताकि आपको इधर उधर से नोट्स निकालना पड़े, जगल ना करना पड़े। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी के भी वीडियोस देखो ताकि आपका जो सिलेबस है वो कवर हो सके, वो कंप्लीट हो सके, आप सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ सको। ठीक है, मैंने एक टिप और ट्रिक की वीडियो बनाई है, ठीक है, जो 7 ट्रिक्स है, काफी इंपॉर्टेंट है, मैं हर वीडियो में रिकमेंड करती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो जाके फटाफट से देखो। ठीक है, वो देखने के बाद इसको हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।